लॉस्ट फॉरएवर पार्ट 1। आज मैं आपके लिए लॉस्ट फॉरएवर नाम के फेमस फैंटेसी ड्रामे पे वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक शॉर्ट समरी है ड्रामे की, तो ज्यादा डिटेल्स कवर नहीं करी है, पर आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जरूर आ जाएगी। कहानी में 3 किंगडम्स हैं, शियान किंगडम, हाउलिंग किंगडम और चेनरोंग किंगडम। कहानी की शुरुआत शियान किंगडम में रहने वाले 2 कजिन्स से होती है जो अभी छोटे थे। एक लड़की होती है जिसका नाम शाओ याओ है और बच्चे का नाम शुवान होता है। शुवान को खबर मिलती है कि चेनरोंग किंगडम से जंग के दौरान उसके पापा की मौत हो गई है। शुवान की माँ, जो जानती थी कि इन सब के पीछे शुवान के पापा के भाई का ही हाथ है, वो बता लेने के लिए उसे मार देती है और फिर खुद की भी जान ले लेती है। शुवान के दोनों माँ बाप एक साथ ही दफन हो जाते हैं। शुवान अब अकेला था, दुखी रहता था, पर शाओ याओ यानी उसकी वही वाली कजिन उसका सहारा बनती है। उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। शुवान की दादी भी अपने बेटे और बहू के मर जाने के सदमे से मर जाती है। मरने से पहले दादी ने शुवान और शाओ याओ से प्रॉमिस करने को कहा था कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे पे भरोसा करेंगे और साथ रहेंगे। अब ये चेनरोंग किंगडम के साथ जंग खत्म नहीं हुई थी, इसलिए शाओ याओ की माँ को ही आर्मी लीड करने जंग पर भेज दिया जाता है। शाओ याओ और उसकी मॉम भी असल में तीसरे वाले किंगडम यानी हावलिंग किंगडम से बिलोंग करते थे। शाओ याओ की मॉम वहाँ के राजा की वाइफ थी, पर उनका डाइवोर्स हो गया, इसीलिए शाओ याओ की मॉम उसे लेकर वापस शियान आ गई। शाओ याओ की मॉम शियान के राजा की बेटी है। वो जंग पर जाने से पहले शाओ याओ से प्रॉमिस करती है कि वो जरूर लौटेगी, मगर कुछ दिन बाद खबर आती है कि वो लोग जंग जीत गए हैं। लेकिन उन सब में शाओ याओ की मॉम की भी जान चली गई है। शाओ याओ को इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो जवाब मांगने शुवान के साथ शियान के राजा के थ्रोन रूम में चली जाती है। राजा इन दोनों बच्चों के ग्रैंडफादर भी थे, पर राजा से सही जवाब न मिलने पर शाओ याओ थ्रोन रूम से चली जाती है। शुवान और राजा की अकेले में बातचीत होती है, जिसमें वो शुवान से शाओ याओ का ख्याल रखने को बोलते हैं। लेकिन शुवान भी सवाल कर रहा था कि आखिर उसकी आंट यानी शाओ याओ की मॉम कैसे मर गई। राजा उसे समझाते हैं कि शाओ याओ की मॉम और शुवान के पापा दोनों ही जंग में अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए हैं, इसलिए अब वो इस कंट्री के लिए हीरो बन गए हैं और शुवान भी एक दिन जरूर हीरो बनेगा। पर शुवान बोलता है कि उसे हीरो नहीं बल्कि राजा बनना है, क्योंकि हीरो तो मर जाते हैं और उनके प्यारों को रोना पड़ता है, पर राजा रूल करता है। राजा शुवान को समझाते हैं कि राजा बनना हीरो बनने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। वो ये भी बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो शाओ याओ को दूर भेज रहे हैं, जिसपे शुवान गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है कि वो शाओ याओ को प्रोटेक्ट करेगा, उसे कहीं ना भेजा जाए। लेकिन राजा उसे कहता है कि ऐसे गिड़गिड़ाने से तुम कभी राजा नहीं बन सकोगे, जिसपे शुवान कसम खाता है कि वो एक दिन राजा जरूर बनेगा। शाओ याओ अब शुवान से दूर जाने से पहले उसे 19 फॉक्स के फर से बना एक लॉकेट देती है। वहीं शुवान उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और शाओ याओ को वापस ले जाएगा। दोनों बच्चे एक दूसरे से जुदा होने की वजह से दुखी थे और अब देखते ही देखते 300 साल गुजर जाते हैं। अब ये दोनों ही बड़े हो चुके थे। शाओ याओ अब एक लड़का बनकर चिंगशुई टाउन नाम की जगह पर बस गई थी। ये एक छोटा शहर है, पर यहाँ किसी राजा का राज नहीं चलता। शाओ याओ ने यहाँ एक क्लिनिक खोल रखा था, जो उसका घर भी है। ये क्लिनिक एक रिवर के पास है और शाओ याओ यहाँ फर्टिलिटी के इलाज की दवाइयाँ बनाने के लिए फेमस है। हमें ये बात भी पता चलती है कि शुवान ने शाओ याओ से जो प्रॉमिस किया था वो शाओ याओ को लेने आएगा, पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि शुवान को वहाँ जाने में देरी हो गई थी और तब तक शाओ याओ वहाँ से जा चुकी थी। प्रेजेंट में शाओ याओ को कोई अजीब बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो लड़के जैसी दिखाई देती है। उसके फॉरहेड पर एक फ्लावर का मार्क भी था, जो कि अब गायब हो चुका है। क्लिनिक में उसके साथ एक रिटायर्ड जनरल और स्किनी एंड पिम्पी नाम के 2 लड़के भी रहते थे। शाओ याओ इन सभी की बहुत केयर करती है। शुवान भी यहाँ चिंगशुई टाउन में नियान नाम की एक लड़की के साथ शिफ्ट हो गया था कुछ वक्त के लिए, और उसने यहाँ वाइनरी यानी शराब खाना खोल रखा है। शुवान को शियान किंगडम वालों ने हॉस्टेज प्रिंस के तौर पर बचपन में ही हावलिंग भेज दिया था। हावलिंग के राजा शुवान को अपने बच्चों जैसा ही ट्रीट करते थे। नियान उन्हीं की बेटी है और शुवान उसे बहन की तरह मानता है। शुवान के यहाँ चिंगशुई टाउन में आने के 2 रीजंस थे। एक तो वो शाओ याओ को ढूंढना चाहता था और दूसरा वो चेनरोंग आर्मी के बचे कुचे लोगों का सफाया करना चाहता था, ताकि शियान ने इसकी वाहवाही हो और ये अपने राजा बनने के मिशन के और भी करीब हो जाए। वहीं शाओ याओ को क्लिनिक के पास वाली रिवर पे एक भिखारी मिलता है जो बहुत बीमार था, मगर शाओ याओ अब भी मुसीबत को अपने सर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इनिशियली उसे इग्नोर कर देती है। पर उसका दिल सॉफ्ट है, वो इस पैकर को क्लिनिक ले ही आती है।
वहाँ वो रिटायर्ड जनरल शाओ से कहता है कि ये बैगेट पर बहुत जल्द हुआ लगता है। उसकी बॉडी बर्न, विप और ना जाने किस किस तरह के जख्मों के निशानात से भरी हुई है। जनरल, जिसका नाम मिस्टर मू है, वो शाओ को वार्न भी करते हैं कि कहीं इस बैगेट को ठीक करने की वजह से हम सभी मुसीबत में ना फंस जाएं, क्योंकि ये कोई बैगेट नहीं बल्कि हाई लेवल डाइट ही लग रहा है। शाओ इस लड़के को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर ये लड़का अभी बीमार था, पर वो भी जानता था कि शाओ ने इतनी मेहनत से इसे बचाया है। इसी तरह एक दिन शाओ की आंख बैगेट के रूम में ही लग जाती है। वो जिस जगह सर रखकर सोई थी उसके ऊपर कैंडल का मोम गिरने वाला था, पर तभी इस बैगेट की आंख खुलती है और ये बैगेट, जिसके हाथों, मुंह और जिस्म के हर एक हिस्से पर पट्टी बंधी हुई थी, वो अपना एक हाथ शाओ के सर के ऊपर रख देता है। पूरी रात जो मोम घिरा वो इस लड़के के हाथ पर ही घिरा। सुबह जब शाओ की आंख खुलती है और उसे पता चलता है तो वो समझ जाती है कि ये आदमी कितना काइंड हार्टेड है, पर अब उसे बचाया भी नहीं जा सकता था। मिस्टर मू शाओ को समझाते हैं कि इस बैगेट को बचाने की जिद छोड़ दे और एक कॉफिन का अरेंजमेंट करे। ये बैगेट जल्दी मर जाएगा। लेकिन शाओ उम्मीद नहीं छोड़ती। जब कोई भी कमरे में नहीं होता, शाओ अपनी उंगली से थोड़ा खून निकालकर इस बैगेट के मुंह में डाल देती है। शाओ के ब्लड में मैजिक है, जिससे अगर कोई इंसान क्रिटिकल कंडीशन में हो तो उसे बचाया जा सकता था। कुछ दिन के बाद ये बैगेट ठीक हो चुका था। एक दिन नहाने के लिए शाओ इस लड़के के कपड़े उतारने में इसकी मदद कर रही होती है, फिर अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है और इसे कहती है कि वो खुद ही अपने कपड़े उतार ले। ये बैगेट तभी समझ जाता है कि शाओ कोई लड़का नहीं लड़की है। जब ये लड़का नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बाहर निकलता है तो ये सब उसे देखते ही रह जाते हैं। शाओ उसे कहती है कि अब तुम ठीक हो गए हो, इसलिए यहाँ से जा सकते हो, पर ये लड़का बोलता है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। शाओ ने इसे बचाया है, इसीलिए अब से ये शाओ का नौकर बन के ही रहेगा। ये लड़का अपना नाम भी नहीं बताता, इसीलिए शाओ उसे 17 बोलकर बुलाने लगती है। 17 अब क्लिनिक में शाओ और बाकी सभी के साथ काम करने लगा था। वो जल्दी सारा काम सीख गया था, जिससे शाओ को बहुत मदद हो गई थी। अब पिंपी, जो शाओ के साथ ही रहता था, उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, पर उस लड़की के फादर शादी में महंगे गिफ्ट्स मांग रहे थे। पिंपी शाओ के छोटे भाई जैसा है, इसलिए शाओ उसकी शादी के लिए पैसों का अरेंजमेंट करने सुबह सुबह पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। उस जगह एक खास प्लांट ग्रो होता है जो बहुत कीमती है, जिसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और फिर पिंपी की शादी हो पाएगी। पर उस जगह पर शिया ग्लू नाम के एक 9 सरों और जिंदगियों वाले डेमन की दहशत है। वो चैनोंग आर्मी का एडवाइजर है। चैनोंग आर्मी वो आर्मी है, उस किंगडम की आर्मी है जो जंग में हार गया था और शियान किंगडम ने उस पे कब्जा कर दिया था। वहाँ ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं जिन्हें इस मर्जर से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नहीं तो दूसरे राजा के साथ हाथ मिला लेंगे। लेकिन कुछ लोग थे जो अपने किंगडम के लिए लॉयल थे। वो यहाँ पहाड़ों में बस गए और कहलाए चैनोंग आर्मी। इस आर्मी के लोगों का एडवाइजर श्यांगलू है, यानी वो 9 सरों वाला डीमन। शाओ को लगता है कि कोई इसे फॉलो कर रहा है। वो कोई और नहीं 17 ही था। वो शाओ के साथ जाना चाहता था ताकि उसका ख्याल रख पाए। शाओ पहले उसे साथ चलने से मना कर देती है, पर उसके फोर्स करने पर साथ चलने देती है। शाओ अब इसे यहीं रुकने को बोलती है और खुद आगे बढ़ जाती है, ये कहकर कि अगर वो टाइम पर वापस ना लौटे तो ये उसे ढूंढने आ जाए। शाओ जब वहाँ से चली जाती है तो वहाँ उसे एक बर्ड मिल जाता है जो बहुत कीमती था। वहीं एक दूसरा बर्ड आ जाता है जिसे ये छोटा बर्ड चाहिए था। शाओ बड़े बर्ड को जहर देकर वहाँ से इस छोटे बर्ड के साथ भागने लगती है, पर इस बड़े बर्ड का मालिक शाओ को पकड़ लेता है। ये लड़का सफेद कपड़े पहना था, मास्क लगाए हुए था और उसके बाल भी ग्रे थे। ये लड़का शियांग लू है, दी फेमस 9 हेड डीमन, पर एक्चुअल में उसके 9 सर नहीं नजर आ रहे थे। वो नॉर्मल इंसान जैसा ही दिख रहा था। उसे लगता है कि शाओ कोई स्पाई है, इसीलिए उसे अपने कैंप पे ले जाता है। वो इससे बार बार पूछता रहता है कि वो कौन है। शाओ का एक ही जवाब होता था कि वो चिंगशुई टाउन की रेसिडेंट है और उसका कोई और मकसद नहीं है। शाओ को एक वक्त पर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो छोटी थी और खो गई थी। वो अपनी अपीयरेंस को थोड़ा चेंज करना चाहती थी, पर उसका चेहरा और बॉडी पूरी तरह से ही बदल गई। अब तो उसे ये भी याद नहीं है कि वो असल में दिखाई कैसे देती थी। बैक टू प्रेजेंट, शियांग को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चल गया था कि शाओ सच में कोई स्पाई नहीं है। वो शाओ को बोलता है कि वो अब इसके लिए काम करे, मगर शाओ मना कर देती है। तो शियांग आर्मी के लोगों से कहकर शाओ को लैशेस मारने को बोलता है। शाओ 3 शर्तें रखती है, पर शियांग उसकी शर्तें नहीं मानता।
शाया दर्द में तड़प रही थी। वो बोलती है कि ठीक है, 3 ना सही, बस मेरी एक शर्त है। अब अगर तुम मुझे मार भी डालो तब भी मेरी ये शर्त नहीं बदलने वाली। शियांग शाओयाओ की शर्त को सुनता है, जो सिर्फ ये थी कि वो शाओयाओ को कभी चिंगशुई टाउन को छोड़कर जाने को ना भूले। अब 17, जैसे शाओयाओ समझ रही थी कि थक कर चला गया होगा, कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, वो शाओयाओ को ढूंढ लेता है और शांग के आदमियों से फाइट भी करता है। शियांग और शाओयाओ दोनों ही कैंप के बाहर आ जाते हैं। शाओयाओ 17 को किसी से भी फाइट ना करने को बोलती है। शियांग भी इन दोनों को यहाँ से जाने देता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद वो मन ही मन में कहता है कि एक लड़की जो लड़का बन के रह रही है और एक लड़का जो एक हाई लेवल डाइटी है, वो अपनी आइडेंटिटी बदल के रखा है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। वही 17 शाओयाओ को अपनी बैग पर उठाकर घर ले जा रहा था। रास्ते में दोनों की बहुत सारी बातें होती है। शाओयाओ को भी अच्छा लगता है कि 17 इसके लिए आया। उनके बीच काफी बात होती है, दोनों एक दूसरे के साथ बात करके खुश थे। एक केव में रुककर 17 शाओयाओ के जख्म पर दवाई भी लगा देता है, बट थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर, क्योंकि वो तो जान गया था कि शाओयाओ लड़की है, पर शाओयाओ को लग रहा था कि ये बात किसी को नहीं पता। 17 जो एक 9 टेल फॉक्स भी है, आसानी से अपनी टेल्स के सहारे वो वाला प्लांट भी ले आता है जो ढूंढने असल में ये दोनों यहाँ आए थे। वहाँ घर पे स्किनी पिम्पी और मिस्टर मू इनका इंतजार कर रहे थे और इन्हें सही सलामत लौटता देख खुश होते हैं। अब तो प्लांट को बेचकर पैसे भी आ गए थे, इसीलिए पिम्पी की शादी हो ही जाती है। शादी वाले दिन शियांग शाओयाओ के क्लिनिक आता है। वहाँ वो उसे याद दिलाता है कि ये सब लोग जिनके साथ वो रह रही है सब एक दिन मर जाएंगे क्योंकि वो इंसान है, पर शाओयाओ अकेली ही रह जाएगी क्योंकि वो डाइटी है और उसकी जिंदगी लंबी होती है। शियांग ने शाओयाओ से उसके लिए काम करने को बोला था। वो काम ये था कि शाओयाओ को हर हफ्ते शियांग को पॉइजन बना कर देना होगा। वो शियांग से बहुत गुस्सा थी और इसलिए उसे चाय में जहर मिलाकर सर्व कर देती है, पर शियांग को जहर का कोई असर ही नहीं होता। वो वहाँ से चला जाता है। अब शाओयाओ शियांग का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, इसीलिए दोबारा से जहर बनाती है। वहाँ 17 आ जाता है, जैसे शाओयाओ ये जहर ट्राई करने को बोल देती है। 17 बिना कुछ बोले फौरन से वो जहर पी जाता है। शाओयाओ से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा। 17 कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शाओयाओ इसे कुछ दे और वो ना ले। शाओयाओ फौरन से उसे एंटीडोट दे देती है और ऐसे ही वो उसके और भी करीब आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब पिम्पी अपनी वाइफ के साथ उसकी गोश्त की दुकान पर उसका हाथ बटाने लगा था। वहीं मार्केट में नियान यानी हावलिंग के राजा की बेटी जो शुआन के साथ यहाँ आई हुई है, वो अपनी मेट के साथ बाहर मीट खरीदने के लिए निकलती है। उसने भी शुआन के साथ अपनी आइडेंटिटी हाइड की हुई है, किसी को नहीं पता कि वो प्रिंसेस है। जल्दी से पिम्पी की वाइफ के हाथ से सालन गिर जाता है जो नियान के कपड़ों पर लग जाता है, जिसकी वजह से नियान और उसकी मेट पिम्पी को बहुत मारती है, जबकि ये लोग तो ड्रेस के लिए कंपनसेट करने को भी तैयार थे। पिम्पी और उसकी वाइफ क्लिनिक आकर ये बात शाओयाओ और बाकी सबको बताते हैं। स्किनी को ये जानकर गुस्सा आता है और वो नियान से बता देने के लिए निकल जाता है। उसके पीछे मिस्टर मू भी जाता है। पिम्पी को फर्स्ट एड देने के बाद शाओयाओ भी स्किनी और मिस्टर मू को वापस लाने निकल जाती है और 17 भी उसके पीछे जाता है। शाओयाओ जब वहाँ पहुँच जाती है तो देखती है कि नियान की मेड स्किनी और मिस्टर मू को ह्यूमिलेट कर रहे थे, जादू से हवा में उछाल कर जोर से जमीन पर फेंक रहे थे और वो ऐसा बार बार कर रहे थे। ये देखकर नियान को मजा आ रहा था, वो हंस रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। शाओयाओ से देखा नहीं जाता। वो बीच में जाकर नियान से कहती है कि वो जो कर रही है गलत है, पर नियान कहती है कि वो जो चाहेगी वैसा ही करेगी। मिस्टर मू एक इज्जतदार जनरल रह चुके हैं, उनका ईगो हर्ट होता है और वो शाओयाओ से कहता है कि प्लीज मुझे मार दो। शाओयाओ से ये सब देखा नहीं जाता। वो नियान की मेट को मैजिक से एक पॉइजन दे देती है और दूर छुपा 17 भी मदद करता है। फिर शाओयाओ सबके साथ क्लिनिक लौट जाती है। वहाँ वो 17 को बताती है कि आज जो नियान ने करा वो बहुत गलत था और इसीलिए ये उसे बदला लेना चाहती है और उसे माफी मंगवा कर ही रहेगी। वो 17 से पूछती है कि क्या वो इसका साथ देगा, जिस पर 17 हाँ कहता है। वहीं अब नियान की मेट बीमार पड़ जाती है जहर की वजह से, तो नियान ये बात शुआन को भी बता देती है और फिर शुआन और नियान दोनों ही शाओयाओ के पास क्लिनिक आते हैं और जहर का एंटीडोट मांगते हैं, पर शाओयाओ उसे देने की शर्त रखती है कि पहले नियान मिस्टर मू से माफी मांगे। शाओयाओ और शुआन की ये पहली मुलाकात थी बचपन में बिछड़ जाने के बाद, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते क्योंकि शाओयाओ का तो हुलिया ही चेंज हो गया है, उसने अपना नाम भी बदला हुआ है और शुआन ने अभी अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रखी हुई है। शुआन तमीज से शाओयाओ को एंटीडोट हैंड ओवर करने को बोलता है, पर वो नहीं मानती, तो शुआन आकर इसे धक्का देकर एंटीडोट ले जाता है।
यहाँ शाओयाओ बहुत हर्ट थी क्योंकि उसे लगा था कि 17 उसका साथ देगा, पर अभी जब उसे 17 के साथ की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ आया ही नहीं। वो 17 से बात करना भी बंद कर देती है। 17 ऐसा नहीं करना चाहता था, पर वो अपनी बात शाओयाओ को समझा ही नहीं पाता। शाओयाओ कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। ये दोनों लेक के पास थे, तभी वहाँ शियांग आकर शाओयाओ को ले जाता। शियांग को शाओयाओ की कंपनी पसंद थी, पर वो बहुत रूड है। वो शाओयाओ से पूछता है कि 17 तो तुम्हारा दोस्त था ना, फिर अब क्या हुआ जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही? जिस पर शाओयाओ बोलती है कि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, उसे 17 से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। आज तक वो अकेले ही रही है और वो हमेशा अकेले ही रहेगी। शाओयाओ शियांग से भी उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, जैसे उसके नौसर कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं। शियांग उसे बोलता है कि मेरे सर इंसानों को खाते हैं, और वैम्पायर की तरह अपने दांत बाहर निकालकर शाओयाओ की गर्दन से उसका खून पीने लग जाता है। शाओयाओ बहुत डर गई थी। शियांग उसे फिर घर छोड़ देता है। वहाँ 17 उसका इंतजार कर रहा था। शाओयाओ अब वापस लौटने के बाद 17 से बात तो करती है, पर वैसे ही जैसे वो बाकी सबसे बात करती है, किसी खास तरह से नहीं जैसे वो पहले किया करती थी। वहीं मिस्टर मू अपने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिए थे। पिछली बार नियान ने जो उनके साथ किया था वो बहुत गलत था। नियान के इस हरकत के लिए शाओयाओ अब भी नियान से माफी मंगवाना चाहती थी, इसलिए शुवान की वैन जाकर उसके कस्टमर्स को भगा देती है और उसे कहती है कि वो अपनी बहन को क्लिनिक आकर मिस्टर मू से माफी मांगने को बोले। शुवान नियान के बदले खुद ही मिस्टर मू के पास बहुत सारी वाइन के जार्स को लेकर जाता है और माफी मांग लेता है। वहीं ये शुवान ने अपना एक स्पाई चैनुंग आर्मी के कैंप में भेजा हुआ था, जो शियांग की खबर इसे लाकर देता रहता था। शियांग को पता चल चुका था कि यहाँ कोई स्पाई है, इसीलिए वो उसे मार देता है। तभी शुवान की पर्सनल आर्मी के कुछ खास लोग शियांग पे अटैक कर देते हैं। शियांग उन सबका सामना कर लेता है, सबको मार देता है। बस उनका एक लीडर जुनही नाम का लड़का बच जाता है, जो भाग जाता है। शियांग भी बहुत जख्मी था, इसीलिए शाओयाओ के पास जाता है और फिर उसकी गर्दन पे बाइट करके उसका खून पीता है। उसे भी ये बात पता थी कि शाओयाओ का खून खास है, इसलिए बार बार उसका खून पीने आ जाता है। फिर वो जख्मी था, अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था, तो शाओयाओ अपना गुस्सा निकालने के लिए शियांग के फेस पे ड्राइंग करके वहाँ से भागकर शुवान की वाइनरी के स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। वही शुवान था वही वाला आदमी जो शियांग से बचकर भाग गया था। शुवान को ये सब बताता है। सुबह जब शाओयाओ घर वापस लौटती है तो 17 फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है, उसके लिए खाना बनाता है, पर वो मान ही नहीं रही थी। पर 17 उसे कहता है कि तुम्हारा कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब ये शाओयाओ के साथ ना हो। शाओयाओ अब मान जाए। That's it guys, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जरूर बताना, ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर सकेंगे। गुड बाय।